अब फाइनली जाकर के बच्चों यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सब लोग एक बार अच्छे से, है ना, पिछला जो पढ़ाया सबके दिमाग में आ गया, समझ में आ गया सब अच्छे से। यहां से चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पहले लिखा है डेफिनेशन, क्या होगा? देखो, कोई भी चीज, अब मैं आपको ना बहुत बेसिक से बता रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके घर वालों ने आपको भेजा कि जाओ भाई आज दुकान से सब्जी लेके आओ, और तुम्हें लेके आना है सब्जी, है ना। तो तुम सब्जी लेने गए, भैया के पास पहुंचे, जो सब्जी वाले भैया हैं, उनसे आपने बोला कि भैया आलू क्या रेट दे रहे हैं। आपने उनसे टर्म ही यही बोला, आपने और कुछ नहीं बोला, आपने बोला आलू क्या रेट दे रहे हैं, रेट को सर्कल करिए। ठीक है, उन्होंने कुछ बताया, आप घर वापस आ गए। 2 दिन बाद मम्मी ने फिर से झोला थमा दिया कि जाओ बेटा फिर से सब्जी लेके आओ। फिर आप पहुंचे सब्जी वाले भैया के यहाँ, फिर आपने उनसे पूछा भैया क्या रेट दे रहे हैं आलू, क्यों? पिछले वाले रेट के हिसाब से आपने पैसे क्यों नहीं दे दिए? फिर आपने दोबारा क्यों पूछा? क्योंकि आप 2 दिन बाद आए हैं, समय बदल गया है, तो जो पोटैटो की प्राइस है वो भी तो चेंज हो गई होगी ना। तो कोई भी चीज जो समय के अकॉर्डिंग जिसमें चेंज होता है वो उसकी रेट ही तो है। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? वेलोसिटी पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, वो भी तो क्या है? रेट ही तो है। आपके चलने की रेट है कि आपने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की। तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो आपकी स्पीड है, यही तो आपकी वेलोसिटी है। डायरेक्शन है तो वेलोसिटी है, बिना किसी डायरेक्शन के चले जा रहे हैं तो आपकी स्पीड है। बात आ रही समझ में? ये सिंपल सा फंडा है। तो रेट क्या होता है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। लेकिन केमिस्ट्री में क्या करें? केमिस्ट्री में तो केमिकल होते हैं, और हर एक केमिकल का अपना क्या होता है? एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, मोलैरिटी में आप उसको लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने कोई रिएक्टेंट है, आपने स्टार्टिंग में 5 मोल ले लिया, 5 मोलर ले लिया, और थोड़ी देर बाद 5 सेकंड के बाद वो 5 मोलर से 2 मोलर रह गया, तो आप क्या बोलेंगे? फाइनली बच गया 2 मोलर, माइनस इनिशियली लिया था 5 मोलर, तो 2 माइनस 5 डिवाइड बाई टोटल समय लगा मुझे 5 सेकेंड। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम इज नोन एज द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। इतना आसान है ये सब समझना। बताइए, क्लियर हो गई बात? देखिए, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं चेंज, बहुत कम लिख रहा हूं, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, जो एकदम समझ में आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? रेट इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये आपका रेट हो गया, सिंपल है। बहुत बड़ी डेफिनेशन लिख के परेशान मत होइए। आप बताइए, आपको ये बात समझ में आई ना? रिएक्टेंट, अच्छा, समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और समय के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। बात तो समझ में आ रही ना? ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बोलूं तो मैं बोलूंगा प्रोडक्ट यार शुरुआत में 0 मोलर था और बाद में वो बन गया 3 मोलर, तो फाइनली कितना बना? 3 मोलर, माइनस इनिशियली कितना था? 0, तो 3 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड, तो 3/5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये उसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के बनने की रेट हो जाएगी। कितना आसान है सब। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, या टोटल लगा हुआ समय, बस खत्म। अब आते हैं डेफिनेशन के बाद। अब आपने चूंकि डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन में लिखा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। बच्चों बताओ, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किस में लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हम मोलैरिटी में लिखते हैं। डिवाइड बाई टाइम किस में लिखते हैं? सबसे आसान है सेकेंड में लिखना। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना? लेकिन बेटा मोलर जो है, मोलर को तो हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, है ना? तो इसे हम क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई सेकेंड। तो बताइए फिर यूनिट क्या बन जाएगी? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगी? ये बनेगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना? ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, और एक यूनिट मैंने यहां लिख ही दिया, मोलर पर सेकेंड। अब देखो, टाइम मैंने ऐसा यूनिट यूज किया है तो टाइम को मैंने सेकंड में लिखा है। हो सकता है टाइम मिनट में हो सकता है आर में हो, वो तो डिपेंड करेगा कि कितने देर तक रिएक्शन आप चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या मिनट और आर में है भी तो उसे सेकंड में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो, है ना? 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ऐसा करके चेंज कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 चीजें हम लोगों ने सीख ली, पहला कि डेफिनेशन क्या है, दूसरा यूनिट क्या है, तीसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं,
बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन तो सब लोग जानते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक तरह से दिमाग में रखिए तो अमाउंट, ठीक है। अमाउंट के लिए कोई यूनिट होनी चाहिए, तो मोलरिटी। अब एक एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको ना हमेशा के लिए याद हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए घर पे ना कभी जाके देखिएगा, जैसे जो चीनी जिसमें मम्मी रखती हैं, आप हमेशा देखिएगा वो जो चीनी होगी बेस पे सबसे नीचे आपको ना चीनी के छोटे छोटे बहुत ऐसे दाने दिखाई देंगे, ऊपर प्रॉपर अच्छे से अच्छे क्रिस्टल दिखाई देंगे, सॉलिड क्रिस्टल दिखाई देंगे ठीक ठीक शेप और साइज में। लेकिन बेस पे क्या हो गया, वो एकदम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेस वालों के ऊपर ही तो सारे के सारे क्रिस्टल भरे पड़े हैं। तो इतने सारे ह्यूज अमाउंट में जो सुगर हैं, पार्टिकल्स हैं, इन लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया सबसे नीचे वाले पे, तो प्रेशर बढ़ गया, तो नीचे वाले जो सुगर के मॉलिक्यूल्स थे उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो वो फिर सॉलिड से थोड़ा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो आपने क्या सीखा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा मैं आपको सिखा दूं, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई बैकलॉग क्रिएट हो गया, मैं क्लास ले रहा हूं, कोई बैकलॉग अपना क्रिएट हो गया। अब मेरे पास एक बच्चा है, बोले सर मेरा वो चैप्टर छूट गया है, मुझे पढ़ा दीजिए। मैं बोलूंगा कि ठीक है करा देंगे, कोई बात नहीं है ना, मैंने बहुत हल्के में लिया। फिर क्या हुआ, अगले दिन 20 बच्चे आके खड़े हो गए, सर मेरा बैकलॉग क्लियर करा दीजिए। अब बताइए हुआ क्या, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, उनके नंबर बढ़ गए, इस वजह से मेरे पे प्रेशर बढ़ गया कि भाई इसको करा दूं, तो मैंने करा दिया चैप्टर उन्हें। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो देखो कितने आसानी से याद हो गया। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे दूसरा देख लेते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर तो समझ लो कि हर फैक्टर का माई बाप है। टेम्परेचर कहीं पर भी कोई आए कि हाँ ये बताओ कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा, तो टेम्परेचर तो ऐसे ही लगा देना। इवन जो नीट के बच्चे हैं वो अपना देखते होंगे कि इकोलॉजी में पढ़ते होंगे कि वहां पर भी आपको बताया जाता है कि टेम्परेचर इज द मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर, है ना। तो टेम्परेचर तो इतना इंपॉर्टेंट है, तो टेम्परेचर हो गया। साथ में और क्या क्या हो सकता है, सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे बंद मुट्ठी की है और बंद मुट्ठी से मुझे कोई सामान उठाना हो, तो मैं कितना ही सामान होल्ड कर पाऊंगा, ठीक है। मैंने मुट्ठी ऐसे खोल दी, अब ऐसे कर लिया, अब देखो सरफेस एरिया बढ़ गई, अब मैं ज्यादा सामान होल्ड कर सकता हूं। फिर मैंने ऐसे हाथ कर दिया, है ना, फिंगर्स भी स्प्रेड कर दी, अब सरफेस एरिया और बढ़ गया, अब मैं ज्यादा सामान उठा सकता हूं। आगे बात समझ में, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ती है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए ज्यादा एरिया मिलता है, तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या लिखा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्यों, अभी मैंने पीछे बताया। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में जो हमारा रिएक्टेंट है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर सॉलिड है तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी क्योंकि उसके बॉन्ड को तोड़ने में समय लग जाएगा। लिक्विड है तो थोड़ी फास्ट होगी। गैस है तो बहुत फास्ट होगी क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन पाया जाता है, डिफ्यूज प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो डिफ्यूज होते रहते हैं, तो आपस में रैंडम कोलिजन भी बहुत ज्यादा होगा, कोलिजन होगा तो आपस में रिएक्शन भी बहुत फास्ट होगी। दूसरा और क्या ध्यान रखना है, बॉन्डिंग पैटर्न ध्यान रखना है। जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें कैसे बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो तोड़ने में समय लगेगा, डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं थोड़ा कम लगेगा, सिंगल बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो आपको उस बात को समझना है कि हमारे रिएक्टेंट में बॉन्डिंग पैटर्न, हमारे रिएक्टेंट का जो फिजिकल स्टेट है और हमारे रिएक्टेंट का जो नेचर है कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, तो रिएक्टेंट के बारे में अपना रिसर्च अच्छा होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब आपको पता है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और सबको पता है प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो देखो ये लग जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ऐसा पाया गया है। आगे चल के हम लोग कोलिजन थियरी में पढ़ेंगे, अरेनियस इक्वेशन से पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ऐसा पाया गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव किया गया है कि अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो रिएक्शन की रेट डबल हो जाती है या ट्रिपल हो जाती है, 2 गुना या 3 गुना रेट बढ़ जाती है। क्या करने से, टेम्परेचर को मात्र 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन रेज कर देने से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई पहले रिएक्शन हो रही थी 200 केल्विन पे, मैंने 210 कर दिया, तो जो भी रेट था अब वो 2R या 3R हो जाएगा, 2x या 3x हो जाएगा, 2 गुना या 3 गुना रेट बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया का मैंने बता ही दिया। कैटालिस्ट के बारे में देखो ऐसे बोलना, ये नहीं बोलना कि कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, आपको बोलना है कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्टेंट को लेट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराता है। तो कैटालिस्ट ऐसे अफेक्ट डालता है, तो कैटालिस्ट पे ब्लंट लाइन नहीं बोलना है ऐसे कि कुछ भी जाके फट से बोल देना कि कैटालिस्ट। पहली लाइन, कैटालिस्ट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन,
सही बात है। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है? डिक्रीज द कंप्लीशन ऑफ टाइम ऑफ रिएक्शन, या जो भी रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट होने में समय लगता है उसको कम कर देता है। ठीक है, नेगेटिव कैटालिस्ट समय को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ेगी तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा यानी कि ज्यादा फोटॉन आ रहे हैं, ज्यादा फोटॉन आ रहे हैं यानी कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, देखो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों? क्या पता है आपको? बताओ इससे पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा या फिर फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा। देन व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे मान लो कि हमारे हर बच्चे ने ये तो सुना ही होगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है या 80 होता है, सबने सुन रखा है ना। तो व्हाट इज द प्रैक्टिकल मीनिंग बिहाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर? तो इफ आई एम सेइंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81, इट मींस अगर हम किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी सोल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सब्सटेंस का या सोल्यूट का जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी बॉन्ड है, उसमें जो भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 81 टाइम्स वीक कर देगा। अब मान लो हमारे पास दो सॉल्वेंट हैं, एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है, एक का 80 है। तो अगर मैं ए और बी, ठीक है, ए में मैंने कोई सोल्यूट डाला, बी में कोई सोल्यूट डाला, ए का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है, बी का 80 है, तो ए क्या करेगा? ए उस सोल्यूट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 50 टाइम्स कमजोर करेगा और दूसरा 80 टाइम्स कमजोर कर देगा। तो मुझे बताओ ज्यादा वीक बॉन्ड किस में पाए गए? बी वाले में। तो जल्दी बॉन्ड ब्रेक किस में होंगे? बी वाले में। तो रिएक्शन फास्ट किस में होगी? बी वाले में। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज करता है किसी भी रिएक्शन की रेट को। समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अगला है प्रॉपर ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में अभी नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि फिर कोलिजन थियरी में यही प्रॉपर डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इतने सारे फैक्टर हैं बेटा, जिसमें ये सरफेस एरिया वाला फैक्टर तो आपके जेई के एग्जाम में आ चुका है, कैटलिस्ट वाला आपके जेई के एग्जाम में आ चुका है, टेम्परेचर वाला आपके नीट और जेई दोनों के एग्जाम में आ चुका है। तो ये सारे फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ये लिखने को आ सकता है। 1 मार्क्स में तो आ ही सकता है, तो हर बच्चे को हमारी बात ध्यान रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखाया अभी तक। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में 3 बातें सिखाई। पहला डेफिनेशन, दूसरा यूनिट, तीसरा फैक्टर। चौथी बात क्या आ गई? टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देयर द 2 टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट इज द एवरेज एंड सेकंड इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको बहुत आसानी से, ये सबके फेर में मत पड़िए, सब बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, है ना, कहीं भी जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, कहीं लाइब्रेरी जाते हैं, चलिए सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल दूं, और आपका टाइम है कि मुझे ना लाइब्रेरी पहुंचना है 9 o'clock। आप घर से निकलते हैं 8:30, ठीक है, और आप ये डिस्टेंस कवर करते हैं 8:30 से 9, मतलब हाफ एन आवर में पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस आपने टेबल किया? मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस वहां से 2 to 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चलिए 5 किलोमीटर मान लेता हूं। तो मैं बोलूंगा कि आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाई हाफ एन आवर में कंप्लीट की। ये आपका रेट है, ये आपकी स्पीड है, ये आपकी वेलोसिटी है, विद डायरेक्शन वेलोसिटी है। ठीक है, डन, समझ में आ गया यहां तक? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की आपने डिवाइड बाई टोटल कितना समय लगा, ये है एवरेज रेट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आगे बात समझ में? फिर मेरे मन में अचानक से आया, बेटा एक बात बताओ, आप ना 8:30 घर से निकले, 9 o'clock आप कोचिंग पहुंच गए या स्कूल पहुंच गए, आप मुझे बताओ 8:45 पे आप कहां थे? तो मैंने क्या किया, आपसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को लेके, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस को हिंदी में बोलते हैं क्षणिक, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम को लेकर के, किसी विशिष्ट समयांतराल को लेकर के अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। पूरी जर्नी की बात चल रही है तो एवरेज, और किसी पर्टिकुलर टाइम की बात चल रही है तो इंस्टेंटेनियस। अब हमारे हर बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया ना कि दोनों में अंतर क्या है। देखो कोई भी चीज ना, आप लैंग्वेज में फंसने से पहले, बुक की लैंग्वेज में फंसने से पहले, टीचर की कही हुई बात में फंसने से पहले एकदम ऐसा कोई अपनी थिंकिंग, ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी सोच, ऐसी डेफिनेशन, ऐसा एग्जाम्पल डेवलप करो जिससे आपको वो चीज बहुत ही आसान लगने लगे। फिर बुक के डेफिनेशन में जाओ, फिर आपको लगेगा अच्छा अच्छा यही तो मतलब है इसका। ठीक है, कह रहा है, आइए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है एवरेज रेट में, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहां पर क्या है, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट एन इंस्टेंट, एकदम पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहां पर जैसे मान लो मुझे रेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो
शुरुआत में हम कैसे रेट निकालते हैं बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यही फॉर्मूला है, यही सिखाया मैंने आपको। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो ये शुरुआत में A2 था, बाद में कितना हो गया? A1, यही हो गया ना? ठीक है। या आप ऐसे कर रहे हैं कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, हमें पता है रिएक्टेंट स्टार्टिंग में A1 था, बाद में कितना हो गया? A2। A1 कब था? टाइम T1 पर। A2 कब हो गया? टाइम T2 पर। तो बताओ फाइनली क्या हुआ? A2 इनिशियली कितना था? A1 डिवाइड बाई टाइम का कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1। देखो ऐसे निकालते हैं बच्चा रेट। आगे बात समझ में? कितना आसान था। ये एवरेज रेट निकालने का टाइम हो गया, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टोटल चेंज इन टाइम। ठीक है, बस यही होगा इसमें, और कुछ नहीं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहां पर इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ पे हमने कोई ये पॉइंट लगाया और फिर मैंने क्या कर लिया यहां पर ऐसे। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या कर लिया, इसका एक यहां पर निकाल लिया मैंने। जैसे मुझे निकालना है रेट, तो यहां लिखूंगा डी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। यहां पर जो स्मॉल डी है, वो स्मॉल डी क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्मॉल चेंज, बहुत छोटे से समय के बीच में आपको अंतर बताना है। तो ये तब के लिए हो गया। तो दो तरह के रेट हो गए। ठीक है, वो पहला था आपका मतलब प्रोडक्ट को लेके। अभी यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को लेकर के और प्रोडक्ट को लेकर के ये ग्राफ बन गए। हमें पता है रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, और हमें पता है प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा। पता है ना? ठीक है, तो देखो शुरुआत में रिएक्टेंट ही तो होता है, तो देखो इसलिए रिएक्टेंट की शुरुआत ग्राफ की यहां से हुई है, फिर धीरे 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 करके कम होता जाएगा। और देखो शुरुआत में प्रोडक्ट तो हमारे पास शुरुआत में होता नहीं है। शुरुआत में प्रोडक्ट कितना होता है? 0। फिर 0 से बढ़ता 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 देखो ऐसे बढ़ गया। ठीक है, बाकी देखो अगर आपको एवरेज निकालना है तो जहां से निकालने के लिए बोले, जैसे मान लो कि आप बोलोगे रिएक्टेंट, तो आप बोलोगे देखो शुरुआत में R1 था रिएक्टेंट, और R1 कब था? टाइम T1 पर। R2 कब हो गया? टाइम T2 पर। हो गया ना? तो मुझे बताओ कि शुरुआत में R1 था, बाद में R2 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल, तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1 निकला। ठीक है ना? और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस मुझे कहां निकालना है वो देखना पड़ेगा। मान ली उसने इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पूछा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा और चुपचाप यहीं पर मैं एक ऐसे बना करके ये जो टाइम इंटरवल है इसमें मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा यहां पर? dr बाई dt या dc अपॉन dt या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए बेटा। ठीक है, अब प्रोडक्ट देखो शुरुआत में हमें पता है प्रोडक्ट कितना था? 0 था। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए इस इंटरवल के लिए पूछ रहा है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि देखो T1 टाइम पे मान लेते हैं P1 था, और T2 टाइम पे कितना हो गया? P2 हो गया, है ना? P फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बना कितना? P2 माइनस P1, और टाइम कितना लगा? T2 माइनस T1। तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, इस तरह से प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की गई है। आप सबको देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, वॉयलेट कलर का, ये सब के सब क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। क्लियर? और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। तो देखिए स्टार्टिंग में रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट है ना? देखिए आपको सारे पार्टिकल्स किसके दिख रहे हैं? रिएक्टेंट के दिख रहे हैं। कलर से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राफ का भी कलर देख लीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता गया? कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, खत्म हो गया। देखो रिएक्टेंट, तो देखो रिएक्टेंट के देख रहे हैं, कलर वाइज नंबर देख रहे हैं कैसे कैसे इनके नंबर्स कम होते गए। देखो यहाँ पर सारे के सारे ग्रीन हो गए, यानी कि सब प्रोडक्ट बन गए। तो ये प्योरली रिएक्टेंट है, ये प्योरली प्रोडक्ट है, और बीच में ऐसे कई सारी फेज आएंगी जहां पर रिएक्टेंट धीरे धीरे मिनिमाइज करता जाएगा खुद को, और प्रोडक्ट लगातार मैक्सिमाइज करता जाएगा, बनता जाएगा। देखो प्रोडक्ट पहले 0 था, फिर प्रोडक्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर फाइनली सब प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बन गए। तो यहां पर आसानी से ग्राफ वाइज दिखाया गया है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट हमारा लगातार कम होता जाता है और प्रोडक्ट लगातार इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये चीज हमें समझनी है। नेक्स्ट है बच्चा रेट इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलिए ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझिएगा, जैसे बताता चल रहा हूं एकदम स्मूथली क्लियर को क्लियर करते रहना। देखो सबसे पहले आपसे ऐसे पूछ रहा हूं, बताओ ए और बी क्या है? तो हमारा हर बच्चा बोलेगा कि भाई ए और बी तो रिएक्टेंट्स हैं। सी और डी क्या है? तो आप बोलेंगे सी और डी तो प्रोडक्ट्स हैं। फिर मैं बोलूंगा ये M1 और M2 क्या है? तो M1 एंड M2 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। यानी कि A का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 है, B का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट M2 है।
प्रोडक्ट सी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है, प्रोडक्ट डी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 है। समझ में आ गई बात यहां तक? अच्छे से क्लियर हो गई। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो बच्चों पता होगा ना अपन को, जैसे लिखते हैं N2 + 3H2, तो 3H2 मतलब क्या हुआ? H2 का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 हो गया, यही मतलब हुआ इसका। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, समय के साथ साथ रिएक्टेंट कम होगा या बढ़ेगा? बताते चलना है। रिएक्टेंट समय के साथ साथ कम होगा, पिछले ग्राफ में सिखाया, और कम होने को आप प्लस से दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा? माइनस ए के लिए रेट कैसे लिखोगे बताओ? DA डिवाइड बाई DT। फिर आपके मन में आएगा आप इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख रहे हैं। क्यों? कुछ दिया ही नहीं है तो मेरा मन है मैं इंस्टेंटेनियस लिख ले रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? आप डेल्टा लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो कॉफिशिएंट क्या है बेटा? M1। जो भी कॉफिशिएंट होगा, बच्चों बड़े प्यार से समझो, जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको 1/that कॉफिशिएंट लिख देना है बस। अब मुझे बताओ, एक एक करके बताओ, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट समय के साथ साथ कम होता है, और कम होना यानी कि डिक्रीज होना को हम माइनस से दिखाते हैं। फिर कॉफिशिएंट की बारी, कॉफिशिएंट को हमेशा 1 कॉफिशिएंट लिखेंगे। मान लीजिए यहां पर होता 1/3, तो हम लिखते 1 डिवाइड बाई 1/3, यानी कि 3 ऊपर जाता तो 3/1 हो जाता। आगे बात समझ में? घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसानी से। फिर देखो ए क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम होगा। ठीक है, हम रिएक्टेंट की रेट को कैसे दिखाएंगे? DA/DT या डेल्टा A/डेल्टा T। ठीक है, कुछ भी, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, जो आपकी मर्जी हो। जैसे एक का काम खत्म, तुरंत लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन। अब आएंगे सेकंड वाले पे। सेकंड बताइए क्या है? बी क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट समय के साथ क्या क्या होगा? कम होगा। कम के लिए साइन माइनस, तो माइनस लगा दो बच्चा। फिर आप देखेंगे कॉफिशिएंट क्या है? M2। हमेशा कॉफिशिएंट क्या लिखते हैं? 1 कॉफिशिएंट, तो स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1/M2। फिर आ गया बी क्या है हमारा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट समय के साथ साथ कम होगा, उसकी रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा B/DT, या फिर DB/DT, या फिर डेल्टा B/डेल्टा T। ठीक है, तो मैंने डी चुना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा DB/DT। एक और अच्छी चीज करनी है, यहां पर क्या करना है बेटा? सबको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है बेटा? एक्टिव मास बताता है। एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है? मोलैरिटी होती है। तो हमेशा जो भी हम यहां पर यूनिट्स वैल्यूज पुट करेंगे वो मोलर में लिखेंगे, मोलैरिटी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहां पर बताइए सी क्या है? बोलिए प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो साइन क्या लगेगा? प्लस लगेगा, तो प्लस लगा दिया। ठीक है, फिर कॉफिशिएंट कितना है? N1 है। हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते समय कॉफिशिएंट को 1 कॉफिशिएंट लिखते हैं, तो 1/N1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसकी रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? DC/DT। तो सी को ऐसे लिख दें या स्क्वायर ब्रैकेट में? बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्टिव मास लिखते हैं। एक्टिव मास की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। एक्टिव मास क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ही अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज होता है और कुछ ही अमाउंट प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, उन्हीं को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो एक्टिव मास लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म, तुरंत इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। फिर बताइए N2 भी प्रोडक्ट है, समय के साथ साथ बढ़ेगा तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट को हम लोग हमेशा 1 कॉफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? D/DT, और हमें पता है डी को हमें किस में लिखना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो बच्चा ये देखो, बहुत प्यार से मैंने आपको सिखा दिया कि आने वाले टाइम पे जब भी आपको रेट इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना हो, बिल्कुल यही फंडा अपनाना है। इतना स्मूथली होता चला जाएगा कि आपको बिल्कुल डर लगेगा ही नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें। अब इसको हमने देखो, रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिसअपीयर होगा, और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। ठीक है ना? तो हमें देखना है कि हम रिएक्टेंट के बारे में और क्या टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको ये दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा -DA/DT। अब आपके मन में आएगा कि कॉफिशिएंट नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, यही अंतर है। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस में यही अंतर है, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, जब मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं, यानी कि रिएक्टेंट का लिखूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो केवल और केवल -DA/DT से ही उसको रिप्रेजेंट करिएगा। जब मैं प्रोडक्ट का अपीयरेंस लिखूं, फॉर्मेशन लिखूं, प्रोडक्शन लिखूं, तो +DC/DT या +DD/DT ही लिखिएगा। कॉफिशिएंट को
नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब हम दो को कंपेयर करेंगे तो अगर कोफिशिएंट है भी तो दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, यही करना है। चलिए इसमें बताइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी कैसा होगा, प्लस डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी लिखना होगा तो प्लस डी डी अपॉन डी टी, ये होगा पूरा फंडा। समझ में आ गया बच्चों अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बिहाफ पे आपको रेट को रिप्रेजेंट करना है। फटाफट से करते हैं बेटा। यहां पर देखिए ये तीनों रिएक्टेंट हैं और ये तीनों प्रोडक्ट हैं। पहला ये कंफर्म करना है। हर एक रिएक्टेंट पे बात करिए। इस रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ कम होगा, कंज्यूम होगा, डिक्रीज होगा, तो साइन माइनस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट 1/5 कर देंगे। फिर क्या लिखेंगे, डी मतलब स्मॉल चेंज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हैं। फिर हम लिखेंगे उसका नाम, फिर डिवाइड बाई डी टी। एक का काम खत्म, दूसरे का स्टार्ट, इज इक्वल टू का साइन लगाना ना भूलें। ये भी रिएक्टेंट है, ये भी समय के साथ कम होगा तो साइन माइनस लगेगा। कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ है नहीं तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डी BrO3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट बंद, नीचे dt, फिर इज इक्वल टू का साइन। ये अगला जो हमारे पास H प्लस है वो भी रिएक्टेंट है, समय के साथ साथ ये भी कंज्यूम होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना, डिसअपीयर होगा, तो साइन नेगेटिव। उसके बाद कोफिशिएंट कितना है 6, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोफिशिएंट। फिर क्या लिखेंगे DH प्लस डिवाइड बाई dt। एक का काम खत्म, अगला स्टार्ट, बीच में इज इक्वल टू का साइन। इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्या, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा, बनेगा, बढ़ेगा, पॉजिटिव लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव लगाएंगे। क्या है कोफिशिएंट 3 है तो क्या लिखोगे 1/3 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे Br2 लिखोगे, ठीक है, डिवाइड बाई dt लिखोगे, इज इक्वल टू का फट से साइन लगाओगे, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोडक्ट है, टाइम के साथ साथ प्रोड्यूस होगा, बनेगा, बढ़ेगा, साइन पॉजिटिव लगेगा तो पॉजिटिव लगा देंगे। कोफिशिएंट 1/3 क्या लिखेंगे DH2O डिवाइड बाई dt। लो बन गया अच्छे से, ठीक है। अब जैसे इसको करना है तो फटाफट से कैसे लिखा जाए, माइनस DPCl3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस DCl2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस DPCl5 डिवाइड बाई dt। खत्म। अगला AIPMT AIEEE दोनों में आया हुआ है, क्या लिखेंगे माइनस DH2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू माइनस DI2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 DHI डिवाइड बाई dt। आगे लिखना है सबको। बताओ कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। आइए बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 NH3। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ टाइम, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 H2 और अमोनिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द रेट एक्सप्रेशन। JEE 2002 का क्वेश्चन है और बहुत ईजी है क्वेश्चन। आप सब देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ मतलब प्रोड्यूस होगा, फॉर्मेशन होगा इसका, है ना। तो अमोनिया के कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 1/2 DNH3 डिवाइड बाई dt, ऐसा ही लिखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 1/3 DH2 डिवाइड बाई dt। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी माइनस यहाँ भी लगेगा, माइनस DN2 डिवाइड बाई dt, ठीक है। ये हो गए अपने अलग अलग। अब देखिए N2 का यहाँ पर माइनस DN2 अपन डिवाइड बाई dt ये हो गया, हाइड्रोजन का माइनस 1/3 DH2 अपन dt यहाँ पर हो गया, और अमोनिया का हाफ DH2 अपन DNH3 अपन dt। तो एग्जैक्टली मुझे फर्स्ट वाले में सब कुछ वही मिल रहा है जैसा मुझे चाहिए, ये सब रेट है ना। तो ये आंसर हमारा आ गया बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. The rate equation can be expressed in 2 ways. माइनस एक यहाँ पर दिया गया है DN2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू KN2O5। ये यहाँ पर जो दिया गया है ये ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पर करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर दिया गया है प्लस DNO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K डैश N2O5।
ये इसका एग्जैक्ट डेटा गिवन है अपने पास, है ना। तो पूछ रहा है बेटा के एंड के डैश में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर के एंड के डैश में रिलेशन क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत आसानी से मार्क्स दे के जाते हैं। आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका रेट आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ डिक्रीज होगा तो माइनस, कोफिशिएंट को 1 कोफिशिएंट में लिखते हैं तो -1/2 डी N2O5 डिवाइड बाई dt, ऐसे ही लिखते हैं ना बच्चा, कोई नया तो कुछ नहीं बता रहे हैं अपन, वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है दोनों, प्रोडक्ट हमें पता है कि टाइम के साथ साथ इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा तो यहां पर प्लस लिखेंगे, कोफिशिएंट 1 कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा डी NO2 डिवाइड बाई dt, यहां हो जाएगा DO2 डिवाइड बाई dt, ये हो जाएगा। ठीक है, डन है यहां तक, क्लियर। अब मुझे बताइए यहां पर आपको क्या दिया गया है, -dN2O5 अपॉन dt, आप देख रहे हैं यहां पर लिखा है -dN2O5 अपॉन dt, इतना, केवल इतना इक्वल क्या है KN2O5, हाफ इसमें देखिए कहीं इंक्लूडेड नहीं है ना, तो हाफ ऐसे ज्यों का त्यों जैसे का तैसा लिखा रहने दीजिए आप, इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है DNO2 अपॉन dt प्लस DNO2 अपॉन dt, यानी कि इतने का इक्वल क्या दिया गया है K डैश N2O5, है ना। 1/4 का कोई तो इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो 1/4 ज्यों का त्यों ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब आप देखें KN2O5 और N2O5 यहां से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर K डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू K डैश डिवाइड बाई 4 बच गया, है ना। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि K डिवाइड बाई K डैश इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 या फिर 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इजिली हम यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और वो हो जाएगा 2K इज इक्वल टू K डैश, ये हो जाएगा, क्लियर। तो देखो यहां पर आसानी से हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, 2K इज इक्वल टू K डैश हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हमारे हर बच्चे को ये बात अच्छे समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.2, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Okay, calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? Okay, good. चलिए समझते हैं बात को भाई। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट ऑफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा -1/2 dN2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 dNO2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस DO2 डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये बन गया भाई, क्लियर हो गया। चलिए अब उसने बोला है कि N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में 2.33 थी, बाद में 2.08 हो गई और इसमें लगा टोटल टाइम कितना बेटा 184 मिनट लग गया। तो मैं ये निकाल सकता हूं आसानी, देखो 1/2 ऐसे लिख दूं, फिर DN2O5 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा यहाँ पर 2.08, ठीक है, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2.33, है ना, ये हो गया 2.33 और डिवाइड बाय टोटल कितना टाइम लगा 184 मिनट्स लगे। अब मुझे लिखना बहुत जरूरी हो गया है मिनट्स वगैरह, क्योंकि मुझे मिनट्स में, आवर्स में, सेकंड्स में, सब में आंसर करना है। और ऊपर की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, तो ये तो ऑब्वियस था कि इसी में लिखा जाएगा, है ना। अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जब आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये आपका एक पर्टिकुलर आंसर आ गया। अब जब एक आंसर आ गया तो आपको पता है कि मिनट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सबको पता है बेटा कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है,
तो अगर हम मिनट के जगह पर 60 सेकेंड रख दें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि 1 आर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, इस वजह से 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स हो जाएंगे, है ना। तो इसी मिनट के जगह पे 1/60 रख दें, 60 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ आपका आंसर आ जाएगा, वो मोल पर लीटर पर आर में आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, ठीक है, ये आपको खुद से सॉल्व करना बेटा, एक मैंने बता दिया, आगे आप इससे खुद से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और लिखा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में। तो प्लस डी NO2 डिवाइड बाई dt, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए। ये 4 इस साइड लेके आ जाइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा dN2O5 अपॉन dt, ये हो जाएगा ना, माइनस लगा है, माइनस लगा रहने दीजिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -2 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये पूरा जो आंसर आएगा तो माइनस में ऑलरेडी आ ही रहा है, ठीक है, तो -6.79 इंटू 10⁻⁴ आ गया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में, कोई टफ तो नहीं हो रहा है, क्लियर हो रही बात। रेट निकालने के लिए करना क्या है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा इस पूरे के चेंजेस में, ठीक है, बस वही रखना है, और रिएक्शन और फिर करिए, और बस यूनिट देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन R gives P, मतलब reactant gives product, the concentration of reactant changes from 0.03 मोलर टू, तो हमें पता कि इनिशियल R इनिशियली कितना था 0.03 मोलर था, और R फाइनल कितना हो गया 0.02 मोलर, और इसमें टाइम कितना लग गया 25 मिनट लग गया, ठीक है। तो कह रहे कैलकुलेट द एवरेज रेट, तो एवरेज रेट कैसे निकालें, रेट एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो आर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो गया 0.02, तो 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 25, है ना। ऊपर जो यूनिट्स गिवन है वो किस में है, मोलर में, तो ये मोलर है, ये क्या है मिनट, ठीक है, तो मोलर पर मिनट में आंसर आ जाएगा, आ जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 25 आ गया, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा 0.01 अपन 25 लिख दिया, तो क्यों ना आप दशमलव हटा दें ऊपर से, तो नीचे 2 डिजिट बढ़ जाएगा, 2500 आ जाएगा, मोलर पर मिनट आ जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं कि ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे होगा 25 इंटू 2 जीरो और बढ़ा दिया, है ना, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोलर पर मिनट। फिर मुझे ये सेकंड में भी निकालना है, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू 10⁻⁴ मोलर, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो यहाँ पर 60 सेकेंड्स लिख दिए जाएंगे। तो ये फिर 1 0 ये ऊपर जाकर के 10⁻⁵, तो और ये 2 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा, मोलर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो मोलर पर मिनट भी आपका आंसर आ गया, और मोलर पर सेकंड भी आपका आंसर आ गया, तो इस तरह से इजीली आपने क्वेश्चन कर लिया, ये भी आपका एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन XA गिव्स YB log minus DA upon DT gives is equal to log DB upon DT plus 0.3 10 X and Y। ओके ओके गुड, अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे इसमें, जो इक्वेशन दी गई है उसको देखिए, लिखा है log माइनस DA डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू log DB डिवाइड बाई DT, और आगे लिखा है 0.3। 0.3 ये तो हमारा हर बच्चा जानता है कि ये log 2 की वैल्यू है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस log 2, है ना। अब यहां देखिए लिखा है, ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो क्या बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि ये लिखा है log A प्लस log B लिखा है ना,
और बच्चों को ये भी तो पता है हमारे कि log a इंटू बी अगर कहीं पर लिखा होता है, इसी को तो हम लोग log a प्लस log b के नाम से जानते हैं। तो वही तो यहां पर है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा log a इंटू बी, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, log 2 db डिवाइड बाई dt, और इधर हो जाएगा log माइनस da डिवाइड बाई dt। अब मैं दोनों साइड का log हटा भी सकता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस da डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2 db डिवाइड बाई dt। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन, ठीक है। अब आइए जो मेन इक्वेशन है उस पे काम कर लेते हैं, एक्स ए गिव्स वाई बी। अगर बेटा ये एक्स ए गिव्स वाई बी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के मतलब बिहाफ पे, या उसके टर्म्स में रेट कैसे लिखूंगा, माइनस 1 बाई एक्स डी ए डिवाइड बाई डी टी प्लस 1 बाई वाई डी बी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। लिखा जा सकता है इसको, और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई डी बी डिवाइड बाई डी टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब आप दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है, कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करते ही आप पाएंगे कि देखिए इधर माइनस डी अपॉन डी टी, इधर माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक है। इधर डीबी अपॉन डी टी, इधर डीबी अपॉन डी टी, तो 2 किसके इक्वल आ गया, एक्स अपॉन वाई के इक्वल आ गया ना। तो आप लिखेंगे 2 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आ गया, है ना। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2y आ गया, क्लियर। तो आप आसानी से यहां पर x एंड y के अगर वैल्यू निकालने की बात आ जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि कहां पर हमने क्या रखा। अगर मैं ऐसे ही रख देता 2/1 रख देता तो भी बोलता है x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू आ गया 2, y इज इक्वल टू आ गया 1। तो 2 एंड 1 हमारा आंसर आ गया, 2 एंड 1 यहाँ पर आंसर है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। एक बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने आसानी से कर लिया, सीख लिया, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। Next question is, for the given reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, if rate of disappearance of hydrogen is 12 mole per liter per second, then find the rate of appearance of ammonia, rate of disappearance of nitrogen and rate of reaction। बच्चों पहले तो वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन एक बार सॉल्व करिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी तक सिखा चुका हूं। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें फिर से आगे वीडियो को बढ़ाइए, ठीक है, और रिज्यूम करके फिर से देखिए कि हम लोग आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं साथ में, ठीक है। आइए फिर फटाफट से कंप्लीट करते हैं इसको। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस केमिकल इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत आसान है, हमने अभी सीखा। मैं लिखूंगा इसको माइनस डी N2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 DNH3 डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। ये हमने इक्वेशन लिख लिया, क्लियर है यहां तक, फंडा समझ में आ गया सबको बच्चा। अब मुझे कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ केवल और केवल इतने की वैल्यू गिवन है आपको, और वो कितना है 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इतनी गिवन है बेटा, है ना। और पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताना है। अमोनिया का अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ बेटा, सब लोग बताएं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ। अभी मैंने क्या सिखाया था, जब भी आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर अपीयरेंस पूछा जाए, आप वहां पर कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट मत करिए, केवल प्लस एंड माइनस के साथ जो रेट लिखा जाता है वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर रेट ऑफ डिसोसिएशन, वही काउंट किया जाता है। इतना आसान सा पॉइंट है ये, इतनी आसान सी बात है ये, समझ लीजिए, कहां कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना है यार, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना पूछा गया है, बताओ इसकी वैल्यू दी गई है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्यों ना मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, क्योंकि दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मुझे केवल प्लस DNH3 अपॉन dt निकालना है, तो मैं लिखूंगा प्लस DNH3 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 2, इस साइड आ जाएगा तो जाएगा 2/3, माइनस आगे लगा है लिखा रहने दीजिए, या माइनस को यहां लगा दीजिए, माइनस DH2 अपॉन dt, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। ये माइनस इन दोनों के बीच में नहीं है, माइनस DH2 अपॉन dt के साथ है, ठीक है।
और आपको बताया गया माइनस ds2/dt की प्रॉपर वैल्यू दी गई है, तो आप यहां लिखेंगे 2/3। देखिए पूरे माइनस ds2/dt की वैल्यू देखो, पूरे इतने की वैल्यू आपको दी गई है, कितना ये दिया गया है, आप लिखेंगे इंटू 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए ये 3 ये 4 टाइम्स हो गया, और ये 4 टू से कितना हो गया 8 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा, है ना। ये किसकी वैल्यू आ गई, प्लस DNH3/dt, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया आ गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। आप देखिए N2 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी और इसकी वैल्यूज पता है, तो किसी भी दो को आपस में कंपेयर कर दीजिए, आंसर हमेशा दोनों केसेस में सेम ही आएगा। तो मैं अगर ये निकालना चाह रहा हूं बच्चा, तो मैं लिखूंगा माइनस dN2/dt इज इक्वल टू, देखिए 1/3 माइनस ds2/dt की वैल्यू ये प्रॉपर दी गई है, इंटू 12 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये 3 और 12 ये 4 टाइम्स हो गया, आंसर आएगा 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो बच्चा जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन आए, यानी कि हमेशा ध्यान रखना है कि विद कॉफिशिएंट ही आंसर करना है बच्चा, है ना, तुरंत कॉफिशिएंट के साथ आंसर देने, कोई भी उठा लीजिए इसमें से, ये भी रेट है, ये भी रेट है, ये भी रेट है, सब रेट हैं, ठीक है ना, ऐसे सोचना है आपको। तो आप कोई सा भी एक आंसर उठाएंगे, सारा का सारा आंसर सेम आएगा, कहीं से भी उठा के देख लीजिए, है ना। जैसे देखिए ds2/dt की वैल्यू 12 है, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, dN2/dt की वैल्यू ही 4 है, ठीक है। dNH3/dt की वैल्यू अभी आपने निकाला 8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, कहीं से भी कर लेंगे वही आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि रेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलोगे देखो ये भी रेट है, dN2/dt भी रेट है, ठीक है, और क्या रेट है -1/3 dH2 डिवाइड बाई dt भी रेट है, इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 डिवाइड बाई dt, ये भी पूरा का पूरा रेट है। तो ये रेट है, ये रेट है, ये रेट है, कहीं से भी कोई रेट पुट कर दीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्या कहते हो, है कोई प्रॉब्लम इसमें, आ रहा है मजा, समझ में आ रहा है सब कुछ, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है, मजे करो, बस सीखने के लिए बैठो, पेशेंस तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना, एग्जाम देना, इतने बड़े बड़े एग्जाम देना है, ऐसे ऊबना नहीं है, और वो लोगों की बातें नहीं मानना है कि वो 45 मिनट की सिटिंग देनी है, नहीं 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 नहीं, जब तक समझ में आ रहा है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं करेंगे तब तक हटेंगे नहीं, ठीक है, बैठे रहो एकदम, अपने मन से लड़ो, और ये बिल्कुल मत करना कि जैसे ही मन करे कि यार चलो ठीक है अब बंद करते हैं, थोड़ी देर बात कर लेंगे, नहीं, तुरंत सोचो कि यार 20 मिनट और, 20 मिनट और, 20 मिनट और, है ना, बस अपने आप को ऐसे थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो, 20 मिनट और, 20 मिनट और, जैसे जैसे करोगे ना अपने आप ही आपका जो ये टाइम पीरियड होगा पढ़ने का वो बढ़ता जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, सब चीज आसान है, बहुत आसान है, बस आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, जो भी एग्जामिनर है आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहा है, आप कितनी देर तक डटे हुए हो, ठीक है, उतने पे रुको, आराम से सब कुछ स्मूथली होता चला जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। तो चलो मुस्कुराओ एक बार अच्छे से, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये 5 बातें हम लोगों ने अभी तक सीखी हैं, एकदम सब चीजें टिप पे रखो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये सब चीजें लिखते जाओ कि अभी तक 5 पॉइंट्स ये हुए हैं, शॉर्ट नोट्स को एक बार देखो, है ना, हेडिंग सिर्फ लिखो, शॉर्ट नोट्स में पहले सिर्फ एक छोटी छोटी हेडिंग्स लिखो, और हेडिंग पे तुरंत आंख बंद करके सोचो इस पे क्या पढ़ा था, इस पे क्या पढ़ा था, इस पे क्या पढ़ा था, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, याद आ गया, कई चीज भूल गए यार ये क्या था, तुरंत जाकर के नोट्स में देख लो फट से, है ना, ऐसे तो करेंगे, ऐसी तो चीजें आसान होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रेट लॉ पे। तो देखो अभी जो मैं पढ़ा रहा था आपको और आप जो पढ़ रहे थे वो था कि एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, देयर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन सच एक्सप्रेशन, ओके। यहां पर केवल और केवल हम लोग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होकर के रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे या फिर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अंतर समझ में आ गया सबको, अभी तक हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
विद देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे थे, वो रेट ऑफ रिएक्शन था। अब हम केवल और केवल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड होकर के रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। ये है रेट लॉ कहलाएगा। रेट लॉ इज प्रॉपरली, प्योरली, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रोवाइड करता है। उस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बिहाफ पे हम बताते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। और जब मैंने आपको पीछे बताया तो मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी सर्टेनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो विदाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिस सेगमेंट इज इनकम्प्लीट। ओके, तो कहने का मतलब अब हमारी गाड़ी ऐसे जा रही है कि हमें एक नया चीज पढ़ने को मिलेगा, उसका नाम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे, ये एक कदम अगल बगल देखेंगे तो हमें मिलेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटास वैल्यूज होंगी, उनके बिहाफ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो थोड़ा सा कुनबा और बढ़ गया, फैमिली और बढ़ गई, नॉलेज और बढ़ गया। ठीक है, इसको बस ऐसे समझना है। ठीक है, बहुत आसान आसान तरीके से हम लोग मजे करते हुए सीखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां लिखा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो डिफरेंस समझ में आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। इसी को हम रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि रेट को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बाय परफॉर्मिंग अ रिएक्शन इन एक्चुअल, in laboratory and carefully examining it is possible to express the rate law as the product of concentration of reactant each raised to some power, यही आगे some power n, यही आगे चल करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द रिएक्शन P plus 2Q gives R. द डिफरेंशियल रेट लॉ इज रिटन एज, ये जो पहले सीखा था उसे बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। When we are expressing the rate of reaction in terms of stoichiometric coefficient, it is known as differential rate law. ठीक है, and when you are expressing the rate of reaction in terms of concentration of reactant raised to the some power of order, yeah, order of reaction, okay, value of n something, then this is known as rate law expression. क्लियर, डिफरेंस कंफर्म हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इसी P plus 2Q गिव्स R को लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। ठीक है, R के बारे में नहीं लिखा, केवल अभी रिएक्टेंट इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो रेट कैन बी एक्सप्रेस एज रेट इज इक्वल टू, अब देखो पिछले इक्वेशन में बच्चा इक्वेशन क्या था, P plus 2Q, तो P क्या है रिएक्टेंट और Q क्या है रिएक्टेंट। और रेट लॉ में, रेट एक्सप्रेशन में तो केवल और केवल रिएक्टेंट की बात की जाएगी, प्रोडक्ट की तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करनी है। ठीक है, तो हमारे पास दो रिएक्टेंट हो गए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q। और P के पावर हमने लिख दिया N1 और Q के पावर लिख दिया N2। ठीक है, ये कोई भी पावर है। अब ध्यान से सुनना, ऐसा हो भी सकता है यहां पर जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है और यहां पर जो मैंने पावर लगाया है वो दोनों सेम भी हो जाएं, और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो वही पावर में लगे। ऐसा बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे। कहने का मतलब पहली बात क्या सीखनी है कि कोई भी बैलेंस इक्वेशन में जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू होती है उसको पावर में नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होंगे, उनकी स्टडी करनी है, उनके तरीके सीखने हैं, उनके बिहाफ पे जो हम एनालिटिकल डेटा मिलेगा उसके बिहाफ पे n और जो भी मतलब N1 N2 है उसकी वैल्यूज डिसाइड करेंगे, वो हम पावर में पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर जाकर के एक प्रॉपर रेट एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। क्या मैं आसानी से अपनी बात आपके सामने कहने में सक्षम हूं? समझ में आ रही मेरी बात? परेशानी तो बिल्कुल नहीं हो रही है? ठीक है, जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा कहीं भी थोड़ी सी दिक्कत होगी तुरंत आपको प्रॉपर वहां पर मैसेज में लिखना है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे दिक्कत है ना। एक सप्लीमेंट्री वीडियो मैं तुरंत आपके लिए बनाऊंगा बिना समय गंवाए। ठीक है, एकदम अपने घर की क्लास माननी है, एकदम ऐसे मानना ना कि सब घर पे चल रहा है, बहुत आसानी से स्मूथली सब कुछ चल रहा है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होना ही नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, इतना सब कुछ तो आसान है यार, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि देखो भैया ऐसा इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, P के पावर M लिख दिया, Q के पावर N लिख दिया, मैंने पीछे N1 N2 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, कोई भी पावर लगा दो, X और Y लिख दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, PQ लिख दो, ठीक है, AB लिख दो, BC लिख दो, DC लिख दो, कुछ भी लिख दो, पावर में कुछ भी लिखना है।
वेर के इज द रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं, वो यहाँ पर रेट कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। हाँ, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। द पावर m एंड n, दिस इज द इंटीजर्स ऑफ दी, या फिर फ्रैक्शन, ये फिर इंटीजर भी वैल्यूज हो सकती हैं, फ्रैक्शन भी हो सकती है, मतलब ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है और ये दशमलव में भी हो सकती हैं। 1/2, 1/3, 3/5 भी जैसी हो सकती है, 1 2 3 4 भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं। देखो जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो बेटा, तो एक्सपेरिमेंट तो मतलब ओपन माइंडेड होता है ना, कि उसमें ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं लगाना। एक्सपेरिमेंट तो हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, फिर हमें जैसा भी डेटा मिलेगा। एक्सपेरिमेंट से तो कुछ भी डेटा मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है, प्लस भी मिल सकता है, इंटीजर वैल्यू भी मिल सकती है और फ्रैक्शन भी मिल सकता है, तो कुछ भी रख देना है, ठीक है। m ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, देखो m क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू q। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, m प्लस n, सारे के सारे जो भी पावर में आप लिख रहे हैं सबको ऐड कर लीजिए, वो ओवरऑल पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, कि पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। The values of m and n are calculated from the experimental data obtained from a reaction, and the powers m and n are not related to their stoichiometric coefficient of the reactant। ठीक है ना, मैंने अभी आपको यही सिखाया ना कि यहां पर जो m और n की वैल्यू है, ये एक बैलेंस इक्वेशन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करना इनको। ये सेम हो भी सकती हैं, सेम नहीं भी हो सकती हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, और गलती से भी कभी भी किसी भी बैलेंस इक्वेशन के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के ऊपर लिखने की भूल मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। इतने प्यार से समझा रहा हूं तो इस बात को दिमाग में रख लेना। आगे है, rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants with each term raised to the sum power, which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation, जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, वही बात। अब आते हैं रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, जैसे अभी आपने पढ़ा कि r इज इक्वल टू के सी रेज टू द पावर n, तो बताइए k की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। k की वैल्यू निकालेंगे r डिवाइड बाई सी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट। अब आप मुझे बताइए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूनिट हो गई, यानी कि c के जगह पर क्या रख देंगे, 1। अगर c के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा, तो r इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हम बेसिक डेफिनेशन बनाना चाहें तो रेट कांस्टेंट क्या है, जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की यूनिट 1 ले लेते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट बन जाता है, ठीक है, ये बात है। हालांकि डेफिनेशन इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे, यूनिट इन जनरल द रेट लॉ फॉर द nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी टेकन एज, ऐसा हम लिख सकते हैं, पर ये सब छोड़िए, है ना, ये सब हटा दीजिए। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। आसान तरीका क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस एन टाइम पावर -1, बस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब सुनिए, ये दो टाइप की हो सकता है ये कोई एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही हो, और ये हो सकती है कि किसी गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही हो, ठीक है। अगर एक्वस मीडियम में होगी तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर लिखते हैं। अगर गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो रही है या गैसियस रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, एटीएम लिखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस एन सेकेंड -1। अब मैंने टाइम को सेकेंड में लिख दिया, जो कि हमें पता, हम मिनट और आर भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एटीएम, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, है ना। ये बेटा देखो, यूनिट मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं, ट्रिक है छोटी सी, वो मैं सिखाऊंगा आपको। पहली बात, यहां पर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एज पर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी चेंज। कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अच्छे समझ में आ रही बात, ठीक है। क्योंकि जब n की वैल्यू चेंज होगी तो जाहिर सी बात है वो उसके पावर में है, तो वो भी चेंज ही होगा,
है ना। ये बात हम लोगों ने यहां सीख ली, हमारे हर बच्चे को ये नोट करके रखना है, बस इस पूरे कहानी में सब हटा दो, बस इतनी बात याद रखो, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। तो बेटा इसको ऐसे याद रखना है, जैसे आप किसी को मैसेज रिप्लाई करते हो तो लास्ट में आप क्या लिखते हो, टेक केयर। तो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में आप इसे टेक केयर ऐसे लिखते हो ना, टी फॉर टेम्परेचर, सी फॉर कैटालिस्ट। तो दो फैक्टर हैं, एक है टेम्परेचर, एक है कैटालिस्ट। ये दो फैक्टर, ओनली टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट कांस्टेंट वैल्यूज, है ना, या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट। तो केवल और केवल दो ही फैक्टर हैं विच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर अल्टरिंग द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर दो पॉइंट हमने लिख दिया। अब एक और लिखा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट देखो आपके एग्जाम के ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप लिख दो तो दैट्स गुड, फाइन, वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो आप दो पे ही फोकस रहें, टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, एंड दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट, ओके, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके, जस्ट स्टार्ट। अब मेरे पास है देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके। हम जानते हैं, पहले मैं यहां पर समझा दूं, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। मैं बार बार कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट फेज ऑफ रिएक्शन। अगर गैसियस स्टेट में है देन कॉन्सेंट्रेशन विल बी नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ दैट गैस, एंड अगर रिएक्शन बाकी किसी मीडियम में हो रही है तो वहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और मोलैरिटी। ये डिफरेंस है और इस वजह से मैं बार बार कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज कर रहा हूं, तो दोनों चीजों में अच्छे से तैयार रखना है। और अगर मैं बात करूं किसकी, रेट कांस्टेंट की यूनिट की, तो आपको कैसे लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन डिवाइड बाई टाइम माइनस 1। सॉरी, यहां पर टाइम माइनस 1 नहीं कर सकते, यहां ऊपर ही सीधा, या तो नीचे क्या लिखेंगे, टाइम लिखिए, या आप लोग ऊपर लिख दीजिए सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट है दो, ठीक है। चलिए रखते हैं यूनिट पहले, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन चाहे कोई भी ऑर्डर हो, इसकी यूनिट हमेशा वही रहेगी, क्या, मोलर सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां पर भी वही आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यहां भी वही आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यही आएगा। अगर रेट कांस्टेंट की बात करें, रेट कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, तब हम इसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब एन की जगह पर क्या लिख देंगे, जीरो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस एन सेकेंड माइनस 1, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, 1 माइनस जीरो विल बी 1, मोल पर लीटर के पावर 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालूं तो एन की वैल्यू 1, तो एन की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1 माइनस 1 0 मतलब इतने के पावर 0, मोल पर लीटर के पावर 0, और किसी के भी पावर 0 क्या होता है, 1। तो ये पूरा गायब हो जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो यहां आ जाएगा केवल और केवल सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालूं तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो वैल्यू क्या बनेगी, मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। ये देखो कंपैरेटिवली मैंने तीनों ऑर्डर के रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट की यूनिट लिख दी। एक बड़ा देखो सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी सेम। आप आसानी से देख सकते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी सेम। समझ में आ गई बात ना। अब मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने क्या बोला, ट्रिक है। ट्रिक क्या है, आप ना जब भी आपसे कोई क्वेश्चन आए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पे ही बात कर लेता हूं, आगे कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो क्या है कि नहीं है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है ना, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो बेटा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन दिस। अच्छा ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी, तो उसमें ऐड कर लेना है केवल और केवल। खैर चलिए वहीं आते हैं, लौटते हैं वापस, ठीक है, मैं ही आपको समझा देता हूं, ठीक है। आइए समझिए, देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा कि k की वैल्यू दी होती है, जैसे उसने दे दिया k इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स,
फिर पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको बहुत प्यारा सा छोटा सा मतलब एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये चीट कोड भी मान सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं? इन गिवन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या देखना है हमें? यूनिट। यूनिट में भी क्या देखना है? लीटर। और लीटर में पावर में क्या लिखा है बस वो देखना है। ठीक है, तो जो भी लीटर के पावर में लिखा होगा उसमें +1 कर दीजिएगा, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। समझ में आया? फिर से बोल दे रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं? जब कभी भी आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो और आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ऐसे सोचना, यार इसमें ना न्यूमेरिक वैल्यू फर्जी में दी गई है, न्यूमेरिक वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब किस बात से रखना है कि न्यूमेरिक वैल्यू के आगे यूनिट क्या दी गई है रेट कांस्टेंट की। फिर फट से उस रेट कांस्टेंट की यूनिट में क्या देखेंगे, लीटर में क्या दिया गया है, लीटर में पावर में क्या लगा है। जो भी लीटर के पावर हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एकदम इंस्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा कि आपको उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे ये बताना था कि इसमें बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं फट से गया, मैंने कहा लीटर के पावर तो यार -1 है और -1 + 1 कितना होता है? 0। अरे ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया? 0। आगे बात समझ में? ऐसे करना है। आइए इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई जस्टिफाई कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखिए क्या लिखा है, के की यूनिट। लीटर में पावर में क्या है? 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 2, तो सेकेंड ऑर्डर। आप बोलोगे ठीक है ये तो आसान है, इसमें आपने क्या नया बता दिया। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है, मैं भी कह रहा हूं हाँ, मैंने कौन सा कोई खास चीज बता दी आपको। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर लिखा है मोल रेज टू द पावर 3/2, लीटर रेज टू द पावर -5/2, सेकेंड इनवर्स। अब बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। आप चुपचाप, क्योंकि ये तो आने जाने वाले हैं, तो लगातार आएंगे, ये तो याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तुरंत आप रेट कांस्टेंट की यूनिट जो गिवन है उसमें लीटर के जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सच सच बताना, बात समझ में आ गई ना अच्छे से? एकदम कंफ्यूजन खत्म। एक दो बार और रिपीट पे देख लेना, ठीक है, जो मैंने कहा। तो ये हो गया आपका फंडा, बहुत अच्छा वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये मैंने कई बार बताया आपको, है ना। उसको मैंने ऐसे शॉर्ट में ऐसा लिख दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के सी रेज टू द पावर n। ठीक है, दोनों में से जो भी मन में आए लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कि पहले सीखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेज टू द पावर n, जहां पर n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं क्या है? n की वैल्यू 0। अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेज टू द पावर 0। और किसी के पावर 0 क्या हो जाता है? 1। यानी कि रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि on changing the concentration of reactant, rate of reaction will not change, rate of reaction will constant। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बदलते रहिए, लेकिन हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा वही बना रहेगा, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मान लो मैंने कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? नो चेंज, यानी 2 रेज टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, तो हम ऐसा यहां एक्सप्रेस कैसे इसको करेंगे? हम ऐसा लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेज टू द पावर 0। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0 है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमने यहां पर n की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर दी? 1, यानी कि ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। आप बताइए, n की जगह पर 1 रख दिया तो इसका मतलब क्या आएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि एज पर द चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो चेंज विद सेम मैग्नीट्यूड। यानी कि इफ यू आर डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डबल। इफ यू आर ट्रिपलिंग द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो बी ट्रिपल्ड। ठीक है, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई 2 टाइम्स या 1/2 कर दिया आपने, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो डिक्रीज बाई 2 टाइम्स, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। यानी कि जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बेटा ऐसा दिया गया हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डबल किया
सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, बोलो फर्स्ट ऑर्डर। सेम सेम चेंज देखो, जितना चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में हो रहा है उतना ही चेंज अगर रेट ऑफ रिएक्शन में हो रहा है तो वो ऑर्डर फर्स्ट होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जितना चेंज हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स समझ रहे हो ना, 2 का स्क्वायर 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 यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 2 2 2 2, आगे बात समझ में। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हमने डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 8 टाइम्स, तो 2 और 8 में क्या रिलेशन है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 3, 3 3 3 यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। आया कुछ समझ में, ऐसे करना है। ठीक है, तो अगर हमने इसको डबल कर दिया और ये भी अगर डबल हो गया यानी कि 2 टू द पावर 1 हो गया, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी रेज टू द पावर 1, तो ऑर्डर विल बी 1। अगर हमने इसको डबल कर दिया और ये 4 टाइम्स हो गया यानी कि 2 रेज टू द पावर 2, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी रेज टू पावर 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अगर हमने इसको डबल कर दिया और ये 8 टाइम्स हो गया, तो 8 का मतलब क्या होता है 2 रेज टू द पावर 3, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी रेज टू द पावर 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगर मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है, और ये 1/4 टाइम्स हो गया, अब आप सोचो 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर -2, तो ये हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेज टू पावर -2, ऑर्डर क्या हो जाएगा -2। ठीक है ना, अगर मैंने इसको डबल किया और ये हाफ हो गया, हाफ का मतलब क्या हुआ 2 रेज टू पावर -1, तो ये हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C रेज टू पावर -1, तो ऑर्डर विल बी -1। आगे बात समझ में, फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई तो हमें कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा। हम कैलकुलेशन बिना किए ही आंसर दे सकते हैं। हमने क्या सिखाया आपको, ध्यान से सुनिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो, ऑर्डर जीरो, कोई मतलब ही नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को हाफ किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो गया। मतलब चेंजेस कैसे हैं, सेम सेम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 1 1, ऑर्डर 1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन 16 टाइम्स हो गया, तो 4 16 में क्या रिलेशन है, 4 का स्क्वायर 16। आगे बात समझ में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 3 टाइम्स किया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई 9 टाइम्स, तो 3 और 9 में क्या रिलेशन है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जब स्क्वायर के फॉर्म में बढ़े तो ऑर्डर 2 हो गया, क्यूब के फॉर्म में बढ़े तो ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में बढ़े तो ऑर्डर 1 हो गया, बढ़े ही नहीं घटे ही नहीं तो ऑर्डर 0 हो गया। आगे बात समझ में, आगे क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो। ठीक है, एक बार इसको देख लें, आप इसको नोट भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन 3A + 2B gives C + D, द डिफरेंशियल रेट लॉ कैन बी रिटन एज। डिफरेंशियल रेट लॉ तो आप लिख ही लोगे यार, देखो ये है तो क्या लिखोगे -1/3 dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू -1/2 dB डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस dC डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू प्लस dd, है ना, क्या हो जाएगा dd डिवाइड बाई dt, ये हो जाएगा। पहले तो ये हो गया। दूसरा, अगर इसे रेट एक्सप्रेशन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या है बेटा, A एंड B। ठीक है, और हमें A और B में क्या नहीं लिखना है, A के पावर 3 एंड B के पावर 2, ये बिल्कुल नहीं लिखना है। हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने पर यहां पर 3 एंड 2 आ जाए, लेकिन हम पहले से नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K A रेज टू द पावर N B रेज टू द पावर M। कोई भी दो ले लेंगे, क्योंकि हम करेंगे क्या, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, बारी बारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस देखेंगे।
उन चेंजेस के बिहाफ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेंगे, फिर हम यहाँ पर पावर लिखेंगे, फिर हमारा रेट एक्सप्रेशन फाइनली हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाला गया रिएक्शन है या निकाली गई वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लो बेटा, कहां पर ऐसा दिख रहा है आपको, -1/3 इसमें दिख रहा है, प्लस dc/dt इसमें दिख रहा है। ये देखो, मुझे यही दिख रहा है, आंसर ये हो गया। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी मैनेज हो रहा है इसमें। अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले क्या रखना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करना है। इससे क्या होगा? इससे हमें यह देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आया, ये करना है। जब ये चीजें हो जाएंगी, इसके बिहाफ पे हमें n और m की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और जब आ जाएगा तो जो भी सारी वैल्यूज आएंगी सबको ऐड कर देना है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह से करना है बेटा। ठीक है, अब पढ़ लीजिए जो लिखा है इसमें उसके बारे में। द सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है, तो जैसे आपने लिखा R इज इक्वल टू के A रेज टू द पावर n B रेज टू द पावर m, तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? n प्लस m। ठीक है, ये सिंपल तरीके से आ गया। नेक्स्ट स्टेप अपने पास, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन। अब देखो, रेट एक्सप्रेशन गिवन है, बिना रेट एक्सप्रेशन के, बिना रेट लॉ के कभी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताएंगे। कसम खाइए, आप ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, गलती नहीं करनी इसमें। ठीक है, तो आपने ये देखा, फिर आपने बोला हाँ a की पावर यहां पर क्या है 1/2, b पावर क्या है यहां पर 3/2, ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 4/2, ये आ जाएगा आंसर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 2। ठीक है, इसमें देखेंगे a पावर क्या है 3/2, b पावर क्या है -1, कितना हो जाएगा ये 3 - 2/2, ये हो जाएगा 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 1/2। ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं।